Hi, myself Tanvi Sharma. I am postgraduate in philosophy, and here today I am going to present my lecture on rise and fall of Berlin Wall after World War II. But before going to the topic of Berlin Wall, I would like to clear some brief background of World War II, that when it was began and when it was ended, and इसके बाकी के जो consequences थे ये कैसे रहे क्या रहे. So वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ था. कॉजेज क्या थे इसके स्टार्ट होने के? कॉजेज थे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो भी चीज़ें खराब हुई उन सब का एक पूरा कंसोलिडेशन इफेक्ट लोगों में आया, एंड उन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए अपना जो एक गुस्सा है वो प्रेजेंट किया. ये एक तरह का दो कॉलिजन के बीच में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन के क्रिएट हो गया. ये दो कॉलिजन थे एलीज एंड एक्सेस पावर. एलीज में ब्रिटेन से रिलेटेड जितने भी एम्पायर थे वो यूएस, सोवियत यूनियन, फ्रांस, दीज वर द कंट्रीज जो कि एलीज के साथ में जुड़े. वेरस एक्सेस पावर में नाजीज ऑफ जर्मनी, फैसिस्ट इटली एंड इंपीरियल जापान, इन लोगों ने ज्वाइन किया. इमीडिएट पार्टिसिपेशन इवेंट जो इसका रहा वहाँ पर एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी के नाजी माने जाते थे पोलैंड से, उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया सितंबर 1 1939 में, और वहाँ से शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर सेकेंड की. वर्ल्ड वॉर सेकेंड को हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है. इसको डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट माने जाने के पीछे का रीज़न क्या है कि 80 मिलियन से ज़्यादा लोग फैटलाइज हुए थे. 80 मिलियन से ज़्यादा लोग फैटलाइज हुए थे. फैटलाइज होने से मतलब लोगों की जान गई थी. बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल एंड रूथलेस वॉर था वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ऑफिशियली एंड हुआ था 2 सितंबर 1945 को. जब ये एंड हो रहा था, हेयर एक मैप है यहाँ पे. इस मैप में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किन किन कंट्रीज ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे अटैक किया, एंटर किया. देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे? कॉन्सिक्वेंसेस रहे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल स्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड वाइड के जो थे उनमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया. इंटरनेशनल रिलेशंस जो थे उनमें बहुत चेंजेस आए 20 to 21st सेंचुरी तक के. देन सोवियत यूनियन जो था वो यूएस से राइवल एक कोल्ड वॉर में आ गया. कोल्ड वॉर हाफ सेंचुरी, हाँ, द हाफ सेंचुरी ऑफ कोल्ड वॉर की स्टेज वहाँ पर हो गई. यूएसएसआर और यूएसए, सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर्स चलती रही. और उसमें क्या हुआ कि सबसे बड़ा ट्रिगर हुआ अफ्रीका और एशिया. अफ्रीका और एशिया को डीकॉलोनाइज करने का जो था वो इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा वहाँ पर रहा. उसके अलावा वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था उसका एंड वाले टाइम पर सबसे पहले सरेंडर किया गया, और उसके बाद ही इसको ऑफिशियली फ्लैग ऑफ डिक्लेयर किया गया. Japan was the first who surrendered, and Germany was the one also who surrendered. Japan followed it. Germany surrendered in May 1945, whereas Japan surrendered in September 1945. The 2nd September 1945 is known as VJ Day. VJ Day means Victory over Japan Day. And Japan was following Germany, so on 8th May 1945, that was a VE Day, Victory over Europe Day. सरेंडर उन्होंने एक दिन पहले ही कर दिया था. जापान ने 1 सितंबर 1945 को सरेंडर किया, एंड जर्मनी ने 7 मई 1945 को सरेंडर किया. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जो ईस्टर्न ब्लॉक था वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था. इस तरीके से वहाँ की ब्लॉकिंग हो गई थी. जिस तरह से वहाँ पे जो डिवीजन क्रिएट हुआ था वो ये था. यू कैन से हियर कि यूएसएसआर वाला पूरा एरिया आ रहा है. यहाँ पर ये रिपब्लिकन ऑफ पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रिपब्लिक ऑफ हंगरी, ये सारे एक हो गए. दीज वर एनेक्स्ड बाय एक्सपेंडेड एसएसआर्स. यूएसएसआर्स ने इन एरियाज को एक्सपेंड कर दिया था 1938 में. दिस वाज द ओनली एरिया ऑफ यूएसएसआर. देन यहाँ पर ये जो है ये कुछ न्यू सैटेलाइट स्टेट्स लैंड कि भाई यहाँ से हम यहाँ तक कैप्चर कर रहे हैं तो इस एरिया को हमने नहीं छोड़ना है. दीज वर सम दोज एरियाज, एंड ये इनकी बाउंड्री लाइन्स 1938 पे, और जो न्यू बाउंड्रीज बनी वो. पहले अगर हम देखें तो मैप कुछ ऐसा दिखता था प्री 1945, एंड दिस वाज पोस्ट 1945. फ्लैग ऑफ से पहले और फ्लैग ऑफ से बाद. और ये पूरा जो सीक्वेंस क्रिएट हुआ बर्लिन वॉल को बनाने में सबसे ज़्यादा इनका जिम्मेदारी बन गई.
वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जितने भी आफ्टर मैथ्स थे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में सरेंडर होना, देन डिवीजन होना, वो सारी चीज़ें देन पूरा का पूरा अपना रोल प्ले करती हैं बर्लिन वॉल के क्रिएशन में। 1961 वाज द ईयर जब बर्लिन वॉल को क्रिएट किया गया। और बर्लिन वॉल को क्रिएट करने के पीछे का रीज़न क्या था? टू प्रिवेंट ईस्ट जर्मन्स फ्लीइंग टू वेस्ट। ईस्ट जर्मन एंड वेस्ट जर्मन का जो डिवीजन हुआ, ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन का जो डिवीजन हुआ, तो लोग इस बाउंड्री के उस बाउंड्री में ना चल जाए, उस बाउंड्री के इस बाउंड्री में ना आ जाए। सेम एज जैसे कि इंडिया पाकिस्तान वाले टाइम पर हुआ था 1945 में, कि जितने उधर चले गए वो उधर के, जितने इधर रह गए वो इधर के। अब इधर उधर वाला सीन नहीं होगा, बीच में हम बाउंड्री बना देते हैं। यहाँ पर तो बाउंड्री के नाम पर गोलियां चली थी, वहां पर उन्होंने प्रॉपर वॉल क्रिएट कर दिया। नाउ द बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल क्या बहुत अच्छा था बर्लिन वॉल को क्रिएट करना? नहीं। बर्लिन वॉल को बनाने के पीछे का कॉन्सेप्ट सबसे पहला ये था कि ये एक फिजिकल एंड आइडियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करने लगा जर्मन वाले रीजन में। आइडियोलॉजिकल बैरियर में, आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल बैरियर में ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन दो तरीके से डिवाइड हो गए, ठीक है। और ये जो बॉर्डर था, बॉर्डर डिवीजन जो था, ये ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्ट एलाइज को सिंबलाइज कर रहा था कि वन साइड देयर विल बी एन ईस्टर्न ब्लॉक एंड अदर साइड देयर विल बी द वेस्टर्न एलाइज। और इसके कंस्ट्रक्शन का एम यही था टू प्रिवेंट मास डिफेक्शन एंड री इन्फोर्स द आइडियोलॉजिकल डिवाइड। ये जो आइडियोलॉजिकल डिवीजन हुआ है, इसकी वजह से और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो जाए, जो मास डिफेक्शन यहाँ पर हुआ, उन सब चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके। ये सारा चीज़ कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म का जो खेल है, इन सब चीज़ों में और ज़्यादा जाने ना जाए, इस वजह से बर्लिन वॉल को क्रिएट कर दिया गया। लेकिन दैट वाज नॉट अ गुड आइडिया। यहाँ आप देख सकते हैं मैप ऑफ बर्लिन डिवाइडिंग इन 2 सेक्टर्स, जहाँ पर ये बीच में जो आप ब्लैक वाली लाइन देख रहे हैं, दिस वन इज द बर्लिन वॉल, और उसके इधर बन गया वेस्ट जर्मन और इधर बन गया ईस्ट जर्मन। आज के टाइम पर ये जर्मनी में बर्लिन यहाँ कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, बर्लिन वॉल के बारे में और जानते हैं। वेस्ट बर्लिन, ईस्ट बर्लिन, रिवर सिप्री जो है वो दोनों ही जगह से फ्लो करती है। ज्योग्राफी में हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर सिप्री। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू सोवियत कंट्रोल। जर्मनी पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसएसआर के कंट्रोल में चला गया था। एंड अलाइड कंट्रोल वेस्ट जर्मनी विद बर्लिन ऑल्सो स्प्लिट। और बाद में बर्लिन वॉल की वजह से बर्लिन भी स्प्लिट हो गया। 1961 में क्या हुआ? 1961 में ईस्ट जर्मन जो थे वो प्रेशराइज हो गए थे सोवियत यूनियन के। सोवियत यूनियन के प्रेशर में आकर के उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स बनाने शुरू कर दी, सम बॉइलिंग वॉल्स बनाने शुरू कर दिए, ताकि कुछ भी एक्सोडस, घुसपैठिए वहाँ पर ना आ सके। द बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय ईस्ट जर्मनी अंडर सोवियत इन्फ्लुएंस। बर्लिन वॉल को बनाया किसने? कौन सी साइड ने बनाया? भाई डिवाइड तो हो गया, ईस्ट भी वेस्ट भी, लेकिन बनाया किसने? बनाया किसने? ईस्ट जर्मनी ने। ईस्ट जर्मनी ने क्यों बनाया? क्योंकि वो यूएसएसआर द सुपर पावर के इन्फ्लुएंस में था। यूएसएसआर के साथ में उन्होंने अपना कहते हैं ना, हाथ मिला लेते हैं, दुश्मन के साथ हाथ मिला, समथिंग वो सीन था। इट सिंबलाइजेज द कोल्ड वॉर डिवाइडेड एंड सप्रेशन ऑफ फ्रीडम। इसने सबसे ज़्यादा फ्रीडम पे सप्रेस किया, बर्लिन वॉल का बनना, कोल्ड वॉर के डिवीजन पे। द वॉल जस्ट नॉट ओनली बिकम अ पावरफुल सिंबल ऑफ द कोल्ड वॉर बट ऑल्सो सेपरेटेड फैमिलीज एंड रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप वॉल से इधर से उधर नहीं जा सकते, इधर से उधर नहीं जा सकोगे, तो फिर क्या होगा? आपकी फैमिली जो उधर रह गई, आप उनसे कभी मिल नहीं सकते। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट खत्म हो गया। कोल्ड वॉर की वजह से ये सारी चीज़ें शुरू हुई, एक सप्रेशन ऑफ फ्रीडम पे गई और वॉल से फैमिलीज भी टूट गई। सिर्फ और सिर्फ एक, हम कहते हैं ना कि कोल्ड वॉर को सिंबलाइज कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वॉर को सिंबलाइज नहीं किया, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। Anti-fascist protection rampart. The East German government presented the wall as a measure to protected citizen from Western fascist influence. कहा गया कि वेस्ट साइड में जो है उन लोगों का इन्फ्लुएंस फेसिस्ट टाइप का है, अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उनके इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए हमने आपको ये वॉल बनाई है। वही चीज़ जैसे कॉलोनिज्म स्टार्ट करते वक्त हमें लॉलीपॉप्स दिए जाते थे कि आप लोग सिविलाइज्ड नहीं है, तो हम आपको सिविलाइज्ड बनाने आए हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर कि आपको उनका इन्फ्लुएंस हो जाएगा, गलत असर पड़ जाएगा, इसलिए हमने वॉल बना दी। अब आप उधर नहीं जा सकते, वो लोग इधर नहीं आ सकते, उनके इन्फ्लुएंस से बचो, वो जो लड़ाई करेंगे हम उनसे बच पाएंगे। वॉल को फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर बताया गया है। तो उसके पीछे के रीजंस क्या है? नंबर 1, सेपरेशन, बैरियर बना दिया गया।
नंबर टू, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंसेस का, कि किस तरह से कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट जो हैं उनके बीच में कितने तनाव हैं, ठीक है। और जो कम्युनिज्म था वो पूरी तरीके से, यानी कि ईस्ट जर्मन में था, सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, और जो वेस्ट वाले थे फिर उनके पास में यूएस एज ए सुपर पावर बचते हैं, क्योंकि अगर किसी सुपर पावर को ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, और खत्म तो होना कोई नहीं चाहेगा, राइट। नाउ आइडियोलॉजिकल कंट्रोल पे अगर हम बात करें, तो एक तरफ कम्युनिज्म का पूरा पूरा इफेक्ट था, एक तरफ कैपिटलिज्म का पूरा पूरा इफेक्ट था। जो ईस्ट साइड था वो कम्युनल इन्फ्लुएंस यानी कि यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था, और यूएस जो था वो कैपिटलिस्ट था। तो वेस्ट साइड जो था, वेस्ट बर्लिन जो था, वो पूरी तरह से यूएस के इन्फ्लुएंस में था ना। उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा आया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऐसा आया कि जो ईस्ट जर्मन गवर्नमेंट थी वो एक भी मतलब स्किल्ड वर्कर को जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, जब इकोनॉमिक इफेक्ट में भी हम देखें तो स्किल्ड वर्कर उधर हैं, कैसे हैं भाई, इधर होने चाहिए। वर्कर्स को ज़्यादा तवज्जो दी गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्योंकि उस वक्त तक स्टार्ट हो चुका था। नाउ सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर, द वॉल्स इम्पैक्ट बियॉन्ड बर्लिन। बर्लिन पे ये जो इफेक्ट है सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वॉर, फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन सब चीज़ों पर ही नहीं रहा। एज ये सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर जो रही, सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर की जगह ह्यूमन कॉस्ट भी हुआ। फैमिलीज इतनी सेपरेट हुई, इतने रेस्ट्रिक्शंस उन पर लगाए गए, उसके बाद में उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से उनको बैरियर लगा दिया गया। इसका इंस्पिरेशन क्या रहा? इंस्पिरेशन ऑफ चेंज क्या रहा था? इवेंचुअल फॉल। जब 1989 में बर्लिन वॉल फॉल हुई, तो इसका एक इंस्पिरेशन चेंज हुआ। इंस्पिरेशन चेंज कैसे हुआ? कि जब इसको फॉल किया गया, पीपल रिबेल करने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। कुछ वक्त तो प्रेशर में रहे, लेकिन बाद में रिबेल करना तो फिर वो तो लाजमी सी बात है, बैरियर में कितने ही टाइम लोग रह सकते हैं। तो उसके बाद में बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया। तो उसका एक इंस्पिरेशनल चेंज हुआ। इंस्पिरेशनल चेंज क्या रहा? कि अब दोनों साइड एक साथ रह पाएंगे, यानी कि एक तरह से रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को भी सिंबलाइज करता है। और ये फॉल होने के पीछे का रीजन क्या है? फॉल होने के पीछे का रीजन है ब्यूरोक्रेटिक एक्सीडेंट्स, इंटरनल क्लैशेस होना, ब्यूरोक्रेसी में इंटरनल क्लैशेस होना। अब जरूरी थोड़ी है कि जो ब्यूरोक्रेट आपके इस साइड आया है वो भी अपनी फैमिली से ना बिछड़ा, वो भी अपनी फैमिली से बिछड़ा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से वो भी उनसे नहीं मिल पाया। एक बार तो जोश जोश में आ गए भैया, बाद में क्या हो? बाद में कुछ नहीं हो सकता। अब उनके अंदर भी रेबल स्टार्ट हुआ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आई। तो ये जो एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सीडेंट था, इसने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया 1989 में बर्लिन वॉल के फॉल पर। बर्लिन वॉल का फॉल वाज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग डिसकंटेंट एंड पॉलिटिकल चेंजेस इंटरनली। आगे अगर हम देखें तो इकोनॉमिक हार्डशिप्स एंड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने कहा ना, रेबल तो स्टार्ट हो गए ही, तो इकोनॉमिक हार्डशिप्स, प्रोटेस्ट, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी बर्लिन वॉल को फॉल करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, गॉर्बाचेव, मिखेल गॉर्बाचेव, द सोवियत लीडर, इन्होंने एक चैलेंजिंग स्पीच को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। 1987 में जो यूएस प्रेसिडेंट है रोनाल्ड रीगन, उन्होंने फेमसली चैलेंज कर दिया था, टियर डाउन दिस वॉल, कि तुम तोड़ करके दिखाओ इस वॉल को, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, देखते हैं तुम्हारा इन्फ्लुएंस कितना रह सकता है, तुम्हारे इस वॉल के होते हुए भी हम तुम पर अटैक कर सकते हैं, व्हाट्सोएवर, जो भी एक तरह से उन्होंने चैलेंज कर दिया था। हाँ, गॉर्बाचेव का रिफॉर्म क्या रहा? गॉर्बाचेव का रिफॉर्म ये रहा कि रीस्ट्रक्चर एंड ओपननेस वाली जो पॉलिसी थी गॉर्बाचेव ने, वो वहाँ पर इम्प्लाई कर दी, इम्पोज कर दी। क्यों भाई? कि भाई उससे क्या है, थोड़ा सा परमिसिव इन्वॉल्वमेंट मिल गया। हाँ, आप जा सकते हो, देखते हैं, आप जाओ जाओ, हम संभाल लेंगे, क्या करेंगे ये, ठीक है। नाउ अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट्स हुए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई नवंबर 1989 में, जहाँ पर गवर्नमेंट्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, लेकिन गलती से वो अनाउंसमेंट था, कोई मतलब चाह करके अनाउंस नहीं किया था उन्होंने, ये एक मिस्टेकनली अनाउंस हुआ था। दैट ईस्ट जर्मन्स कुड ट्रैवल फ्रीली लेड टू अ मैसिव इन्फ्लक्स टू पीपल टू द वॉल। यानी कि ईस्ट जर्मन्स, वेस्ट जर्मन्स, मतलब ईस्ट जर्मन्स जो है उस वॉल के उधर जा सकते हैं। ऑफिशियल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनाउंस कर दिया। आप लोगों को भाई मौका मिल गया। लोगों को मौका क्या मिल गया? ये तो वॉल तोड़ नहीं रहे, चलो हम ही तोड़ देते हैं।
Now, fall of Berlin Wall in 1989 as a result of growing discontent and political change. यहाँ पर बॉर्डर गार्ड्स जो थे वो भी ओवरवेलम्ड हो गए थे, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, बिगिन अलाउिंग पीपल टू पास थ्रू द वॉल। वैसे तो ओवरवेल्म थे, हाँ भाई चलो जाने का मौका मिलेगा, बट डिसमेंटल करते वक्त वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे, करे कि ना करे, अभी कुछ और ना आ जाए। तो रीयूनिफिकेशन ऑफ द जर्मन, जैसा कि मैंने बोला कि रीयूनिफिकेशन ऑफ द जर्मन जो है ये भी एक तरह का बर्लिन वॉल के राइज एंड फॉल का कॉन्सिक्वेंस में आया। द बर्लिन वॉल जब फॉल हुई तो एक की इवेंट आया दैट लेड टू द रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मन इन ईयर 1990। इन एसेंस अगर हम देखें तो बर्लिन वॉल जो था एक फिजिकल एम्बॉडीमेंट एंड आइडियोलॉजिकल बैटल की तरह लड़ा गया, कोल्ड वॉर हुई इससे, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हुए, लेकिन इस बर्लिन वॉल के फॉल हो जाने से ये कोल्ड वॉर का भी एंड हुआ, जर्मनी का रीयूनिफिकेशन भी हो गया एंड बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हुई। सो दैट्स इट, थैंक यू फ्रॉम माई साइड। आई होप ये लेक्चर अच्छा रहा हो।